दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर जो इस समय सिंगल डिजिट में है, क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में जा सकता है? कंपनी प्रॉफिट में है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और जिस तरह से देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फायदा इस स्टॉक को हो सकता है। तो क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी है और फिलहाल उनके पास यही एक कंपनी बची है रिलायंस पावर, जिसकी आप देखिए सब्सिडीज रिलायंस इंफ्रा की है। ये 2 कंपनियां ही इनके पास है, बाकी सारा बिजनेस इनके हाथ से चला गया है। ऐसे में क्या ये रिलायंस पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो फॉजिल फील्ड्स और नॉन फॉजिल फील्ड्स दोनों ही सेक्टर में, और दोनों सेक्टर में आने वाले समय प्रचुर संभावना है। तो क्या इसका फायदा हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर की बात करें तो आप देख दो कि फ्राइडे को शानदार हमने क्लोजिंग देखी है। 9.30 पर स्टॉक फिर से आ गया 4.49% की शानदार तेजी के साथ में। वैसे इंट्राडे में 8.85 का इसने लो बनाया, लेकिन आप देख दो कि काफ़ी शानदार क्लोजिंग रही। स्टॉक निचले लेवल से अच्छा बाउंस बैक दिया है। वैसे पिछले दिनों इसमें भारी गिरावट भी हुई है। आप देखिए तो 20 अक्टूबर को स्टॉक 9.70 के आसपास था, 2.5% की गिरावट हुई थी। और 23 अक्टूबर को स्टॉक में भारी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया सीधा 8.85 पर, 8.80% की भारी गिरावट के साथ, लगभग 9% की गिरावट हुई। 25 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 8.75 के आसपास थी, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। लेकिन 26 अक्टूबर को स्टॉक ने दिया शानदार बाउंस बैक, जबकि बाजार में भारी गिरावट हुई थी। उसके बावजूद भी 8.90 के आसपास क्लोजिंग रही, 1.7% की तेजी के साथ। और फ्राइडे को तो बाजार ने ऑलरेडी अच्छा बाउंस बैक दिया, बाजार तेजी के साथ क्लोज दिया। तो यहाँ पर भी स्टॉक आ गया 9.30 पर 4.5% की तेजी के साथ। तो देख सकते हो कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, पंजाब के 2 थर्मल पावर प्लांट बंद हुए और इसके पीछे वजह उनके पास कोल नहीं है। तो कोल की शॉर्टेज शुरू हो गई है। आप समझ सकते हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उतने कोल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, और जैसे कोल की सप्लाई नहीं होने की वजह से ये कोल प्लांट बंद हुए। इसका मतलब ये है कि जिनके पास भी खुद की अपनी कोल माइंस ने उनके लिए प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जेपी पावर के साथ नहीं। जेपी पावर की इनकी 2 खुद की कोल माइंस है, ऐसे में सुचारू रूप से उनको कोल मिल पा रहा है। और दूसरा इसका ये भी आप समझ सकते हो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जो रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। आने वाले समय में भी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट कमाल कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से कि 2 जो पावर प्लांट है थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पंजाब के, वो इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास कोल नहीं है। अब देखो नॉर्मली अगर आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट को 21 दिन का स्टॉक कोयले का होना चाहिए, तभी वो अपने 24 घंटे कोयले की वजह से बिजली का निर्माण हो पाता है। अभी इनके पास कोल नहीं है। तो ये एक तरह से देखें तो इस सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है कि कोल मिल नहीं पा रहा है। जैसे दूसरी तरफ देखें तो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में 25 से लेकर 30 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड की जाएगी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। यानी जो लोग कह रहे थे कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट बंद किए जाएंगे, ऐसी फिलहाल संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि आप देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन है 49 गीगावाट तक के कोल बेस्ड पावर प्लांट आने वाले समय अपनी क्षमता से शुरू करेंगे काम, और इसके लिए 292 मिलियन टन कोयले की जरूरत पड़ेगी पर एनुअल। फिलहाल 2023 मार्च के आंकड़े देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो 212 गीगावाट के आसपास है, जिसको 2030 तक 260 गीगावाट तक पहुंचा जाएगा। और एडिशनल 3 गीगावाट की कैपेसिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जुड़ने के बाद ये 290 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले समय में भी इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट को ही अभी भी सरकार वरीयता दे रही है, और इसीलिए इस सेक्टर की कंपनियों के लिए आने वाले 2030 तक तो कोई किसी प्रकार की मुसीबत दिखाई नहीं दे रही है। अब वैसे कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो दिसंबर 2022 से लगातार बढ़ी रहा है। इससे पहले कम हुआ था, जून 2022 में 1829 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में घट के 1206 करोड़ के आसपास है। लेकिन उसके बाद में फिर से रेवेन्यू बढ़ने लगा और जून 2023 में ये 1715 करोड़ के आसपास पहुंच गया। उस हिसाब से परिपाटी देखें तो इस बार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 242 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 218 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ, लेकिन जून 2023 में 192 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ। आशा करेंगे इस बार भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो यह स्टॉक आराम से तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देगा।
वैसे ये मौका अच्छा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, खरीदारी इसमें कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक, अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक ऊपर जाने की ही संभावना है। लेकिन एक बात का समझे, ध्यान रखें, बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, एफआई अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, हो सकता है कि बाजार में और गिरावट हो। अगर ऐसा होता है तो हर स्टॉक नीचे आएगा, इसलिए आप एग्रेसिव खरीदारी न करें, लिमिटेड खरीदारी करें, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, नीचे स्टॉक और जाए तो नीचे लेवल पे आपको खरीदारी का मौका मिल जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी इस समय अपनानी चाहिए। चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 16.85 के आसपास, जहाँ पे 2.12% की गिरावट हुई। वैसे इसमें भी ऊपर के लेवल से करेक्शन काफ़ी आया, लेकिन स्टॉक दौड़ा भी ज़बरदस्त था। 9 रुपये से सीधा आप देखें तो 18 रुपये पे पहुँचा था, सिर्फ 2 महीने में डबल हुए थे पैसे। अभी इस समय देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे भी। कंपनी ने अब अपने Q2 के रिजल्ट की डेट का ऐलान भी कर दिया है, तो इसी महीने की 31 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के दौरान कंपनी कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी कर सकती है। तो ये डेट हमें ध्यान रखनी है। अगर इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो फिर प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। पिछली बार कंपनी ने लॉस बताया था। अब रेवेन्यू देखें तो जून 2022 में 2145 करोड़ के आसपास था, वो मार्च तक कम होके 1856 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन जून 2023 में फिर से एक अच्छी खासी वृद्धि हुई है रेवेन्यू में, 1959 करोड़ के आसपास पहुंचा। आशा करेंगे इस बार रेवेन्यू और बढ़ेगा। अब प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 102 करोड़ का लॉस था, कंपनी लगातार लॉस में ही थी, लेकिन मार्च में कंपनी ने 257 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बताया। जून में फिर से कंपनी को 296 करोड़ का लॉस हुआ। इस बार अगर कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी और इसलिए हमें इंतजार करना होगा इस रिजल्ट का। तो 31 तारीख ये डेट आपको याद रखनी है, कंपनी अपना रिजल्ट का ऐलान करेगी। अब इसके बीच में देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के तहत देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा और इसको विश्व के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है और ऐसे में देखें तो सभी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी की संभावना बनी, क्योंकि अदानी ग्रुप करीब $4 बिलियन का फंड रेज करने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में और प्रचुर संभावना बनने वाली है, तेज़ी की संभावना बन रही है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल कर है, इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया। आने वाले समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण तेज़ी से करेंगे, इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की जरूरत है, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, वो उसमें अभी भी बहुत लिमिट है। अगर उसकी क्षमता को नहीं बढ़ाया गया तो ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से बनेगी। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट का इस्तेमाल किया गया तो पोल्यूशन और बढ़ जाएगा, यानी जो सरकार का सपना है कि आने वाले समय में जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, वो पूरा नहीं होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन को निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो, उसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया तो और पोल्यूशन बढ़ सकता है। तो अब धीरे धीरे देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्लांट लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो क्लीन एनर्जी उनको नहीं मिल पाई, तो ऐसे में वो देख सकते हो कि दूसरी और जगह से उसको सोर्स को तलाश सकते हैं और ऐसे में प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये रिपोर्ट यही कह रही है कि इस इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार को क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट ने जब अपना गोल सेट किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, आने वाले समय में देखें तो करीब 2030 तक 5 मिलियन टन्स यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू किया जाएगा, उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इस कैपेसिटी को पाने के लिए 125 गीगावाट ग्रीन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो। अब उतनी अगर नहीं मिल पाएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाना होगा। यही सबसे बड़ा इस समय फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सरकार को इसलिए कोशिश करनी होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि चाहे ग्रीन एनर्जी हो या फिर परंपरागत ऊर्जा हो, रिलायंस पावर दोनों ही सेक्टर में काम करे, इसको सीधा उसका फ़ायदा होगा। इनके कुछ प्लांट है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरे होंगे, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म का अगर आप निवेश करें तो रिलायंस पावर आपको आने वाले समय कमाल का रिटर्न दे सकता है। एक तरह से काफ़ी डीप में खरीदारी का मौका है, निवेश इस समय किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।